अच्छी सोच। रेखा जी, ओवर टू यू। थैंक यू टीना जी। सभी को मेरा एकल प्रणाम। पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाएं और जीवन पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाएं। इसी सोच के तहत इन्होंने अंडमान में एक ऐसे अद्भुत रिजॉर्ट का निर्माण किया जो देखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का अनूठा मॉडल भी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर जोरावर जी पुरोहित के बारे में। आप एक आर्मी फैमिली से ताल्लुक रखने के कारण काफी चुस्त, साहसी व फुर्तीले हैं। जीवन में सदैव नया करने की चाह ने इनके व्यक्तित्व को अनूठी विविधता दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में शिक्षा पूरी कर इन्होंने PADI एंड SSI से स्कूबा डाइविंग से सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। घूमने के शौकीन जोरावर जी को खुली हवा व प्रकृति से विशेष प्रेम है, इसीलिए पॉलिटिकल एनालिस्ट का जॉब छोड़कर इन्होंने स्कूबा ड्राइवर और इंस्ट्रक्टर का करियर अपनाया, जो अंडमान ले आया। डाइवर्स के सस्टेनेबल लिविंग की जीवन शैली ने इनकी सोच को नई दिशा दी और फिर हुआ 5 लाख खाली प्लास्टिक बोतलें और दूसरी बेकार की चीजों से आउटबैक हैवलुक, एक इको फ्रेंडली लग्जरी रिजॉर्ट का निर्माण। जोरावर जी डिजिटल रणनीति व मार्केटिंग के धनी हैं। 25 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कंपनी की स्थापना की। ये कई कंपनियों में संस्थापक, सह संस्थापक व निदेशक हैं, जैसे एस्ट्राटेक डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी, ओइकोस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, कॉपलांस आदि। एमसॉफ्ट के नेतृत्व में गूगल शिक्षा परियोजना में इन्होंने संक्षिप्त भागीदारी निभाई है। इन्होंने पिलानी राष्ट्रीय संसदीय और 3 अंतरराष्ट्रीय वाद विवाद में भी हिस्सा लिया है। स्कूबा डाइविंग में उन्हें प्लैटिनम प्रशिक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा 1000 से अधिक ग्लोबल सर्टिफिकेट मिले हैं। इनके 4000 से ज्यादा डाइव्स में उल्लेखनीय हैं दक्षिण एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाले बैरन द्वीप में गोता लगाना। आप भारत के स्पीति वैली में 1800 किलोमीटर और दिल्ली ले सियाचिन ग्लेशियर में 3500 किलोमीटर की मोटरसाइकिल रेस में भी भाग ले चुके हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी उपलब्धियों को पाने वाले सुपर टैलेंटेड, हौसला बुलंद और जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाले मिस्टर जोरावर जी पुरोहित को का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम, और आप सभी का जो यहाँ पे सब एकाग्रित हुए हैं आज। आई होप मेरी आवाज और कैमरा आप सबको एक्सेसिबल है। यस। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे से पहले आए सारे प्रचारक, इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करी, और सच बताऊंगा कि जब रेनू मैम और इस संगठन ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना एजुकेटिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। आप फ्यूचर में हमें बोलने का मौका दें या ना दें, लेकिन मैं जरूर आपकी हर मीटिंग का हिस्सा बनूंगा आने वाले समय में। इतना मैं ज्ञान ऑलरेडी प्राप्त कर चुका हूं अभी तक। तो क्योंकि समय की कुछ पाबंदी होगी तो मैं सीधा शुरुआत करना चाहूंगा कि रेखा मैम ने मेरा डिटेल में बता ही दिया है। कुछ इंटरनेट इश्यूज हैं क्या जोरावर? जस्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ इस पूरी इंडस्ट्री में गोताखोरी से, तो मेरी यस इंटरनेट इश्यूज आर देयर आई थिंक। थोड़ा कुछ आपका अगर मैं स्किप हो रहा हूँ तो मैं पास चले जाता हूँ। हाँ जी, वो शायद बेटर हो। नो प्रॉब्लम। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, मुझे लग भी रहा था कि इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है। इज इट बेटर? या इट इज बेटर। ओके ग्रेट। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि मेरे ये पूरे रिजॉर्ट और जो रेखा मैम ने मेरी तारीफें की, इन सब चीजों की शुरुआत अंडमान में गोताखोरी से हुई। तो मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूं
और ना मैंने कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन का कोर्स किया था। जैसा मैम ने बताया कि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के दिल्ली में बाकी लड़के और लड़कियों की तरह मेरे उम्र के, जब मैं व्हेन आई वाज 22, जब मैं 22 साल का था, तो उस समय मैंने भी बाकियों की तरह एक नौकरी ली आफ्टर कॉलेज। लेकिन वो नौकरी करते करते पता नहीं कैसे पहले 9-10 महीने में, और हमारे पिताजी की आर्मी की नौकरी में जो हमने परवरिश में सब कुछ देखा था, वो सब कहीं ना कहीं तो इंसान के अंदर बसता जाता है। तो आउटडोर्स मेरा हिस्सा ऑलरेडी बन चुके थे बचपन से लेके कॉलेज तक। और शहर में एक साल जो मैंने नौकरी में बिताया, उससे मैं 100% श्योर हो गया कि नहीं, अब ये मैं कर सकता हूं, लेकिन ये मेरी करने की इच्छा नहीं है, मुझे कुछ और करना है। और रिजॉर्ट अभी मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे दिमाग में खाली आउटडोर्स में नौकरी करना था। कि सब कहते हैं कि आपको या तो अपनी आमदनी या तो अपनी लाइफस्टाइल, दोनों को बैलेंस करना है। और कुछ देर पहले सुशील जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए कि जरूरी नहीं है कि हर चीज का एक कैपिटल इनपुट हो और फाइनेंशियल इनपुट हो। आदमी अपनी क्रिएटिविटी से और यूनिक अप्रोच से काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो क्लीनलीनेस की हो, हाइजीन की हो, ट्री प्लांटेशन की हो। तो मेरी जिंदगी में 22 साल की उम्र में एक छोटी सी दिक्कत थी कि मुझे आमदनी भी कमानी है, लेकिन मुझे शहर में नौकरी भी नहीं करनी। तो इसका एक ही कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा था, वो था अंडमान निकोबार में एक गोताखोरी का कोर्स। जिस कोर्स के लिए मैं जब गया, तो पहली कुछ डाइव्स में, यानी पानी के नीचे जो मैंने कुछ डाइव्स लगाई, उनमें मैं एकदम क्लियर हो गया था, मेरे दिमाग में स्पष्ट हो गया था कि नहीं, मुझे इसमें मन लग रहा है और मैं अपने 20s, अपने अगले 10 साल या अगले 5 साल इस इंडस्ट्री को देना चाहूंगा। भले कि ये आईआईटी और आईआईएम जैसी सैलरी ना दे पाए, बट ये भारत देश में बहुत नए हैं। और मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। मैं इकलौता हूँ, ऐसे कोई हमारे बड़े भाई बहन नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी मम्मी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली की नौकरी छोड़ के अंडमान जाना सेलिब्रेशन का कारण नहीं था, बट उन्होंने फिर भी सपोर्ट किया। और पापा रिटायर्ड फौजी हैं, तो उनको कहीं पे खुशी थी कि हाँ, तुम दिल्ली से बाहर निकल रहे हो, ये अच्छा ही होगा। तो ऐसे करते करते मैं डाइविंग में घुसा। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक डाइविंग का वीडियो दिखाना चाहूंगा, छोटा सा 1 मिनट का। उससे रिजॉर्ट की इंस्पिरेशन कैसे मिली वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर आप देखेंगे कि पानी के नीचे मैंने पिछले कुछ सालों में क्या महसूस किया है। सो विथ योर परमिशन। Sure, sure. Okay, I hope everyone can see my screen. Yes. So So beautiful. ये सारी फुटेज मैंने खुद खींची है और खुद पर्सनली एडिट की है, तो ये कहीं गूगल से नहीं उतारी है, मेरा खुद का पानी के नीचे का काम है। जो अभी आप देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार की कोरल रीफ्स हैं। ये फुटेज एक्चुअली ये सेकेंड कोरोना की वेव से पहले खींची गई है, तो ये एकदम आप समझ सकते हैं कि मैंने 4 या 5 या 6 महीने पहले ही ये सारी फुटेज उतारी है। तो ये अंडमान की रीफ का पानी के नीचे का करंट हाल है, ना कि आज से 5 साल या 10 साल पुराना। एंड जो आप देख रहे हैं सामने येलो कलर की, ये स्नैपर फिश है। कभी कभी 100-200 से लेके 2000 तक के ग्रुप में हो सकती हैं। जो बकेट जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, इनको बकेट कॉरल कहते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम है। इंसान के पहली बार जब सिंगल सेल्स ने जुड़ के एक कॉलोनी बनाई, तो वो एक बकेट कॉरल था। और वहां से वी कैन से कि मल्टी सेल्यूलर जिंदगी, यहाँ तक कि बाकी सारे जानवरों का एवोल्यूशन और उसके बाद इंसान का एवोल्यूशन, वो सब पानी के नीचे से शुरू हुआ है। तो आप अभी एक्चुअली एक डाइव फुटेज नहीं देख रहे हैं, आप हिस्ट्री की फुटेज देख रहे हैं। पानी के नीचे कोरल रीफ को हम एक म्यूजियम मानते हैं, और यहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई, और बहुत कुछ जिंदगी के बारे में और नेचर के बारे में हम नीचे से सीख सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कभी पहले डाइव नहीं किया है। मैं इनकी ये फुटेज निकाल रहा हूँ, बट एक्साइटमेंट और
मॉडर्न जमाने के भी पढ़े लिखे लोगों को क्या एक्साइटमेंट होती है और नेचर की क्या वैल्यू मिलती है, वो उनके एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाता है। ये मोरे ईल है, लोगों को थोड़ा कभी कभी डरावना लगता है, मुझे तो बहुत ही सुंदर जीव लगता है। ये अपनी जगह पे रहता है और बस ऐसे ऐसे करता रहता है। और इसके आसपास जो कॉरल है वो जिंदा है, उसका 1 इंच 10 साल में उगता है। तो अगर आप कॉरल रीफ को तोड़ दें उसका 1 इंच, तो आप 10 साल की ग्रोथ को हटा रहे हैं। एंड इसीलिए कहा जाता है कि कॉरल मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पे उगा है, इसका ध्यान रखना पानी के नीचे जरूरी है। तो रिजॉर्ट की बात तक पहुंचने से पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मेरी इंस्पिरेशन एनवायरनमेंट की तरफ किसी एजुकेशन कोर्स की वजह से नहीं थी, ना किसी एकेडमिक डिग्री की वजह से, बट मैं एक एडवेंचर स्पोर्ट में घुसा जिससे कि मैं नेचर के इतना पास आ गया कि जब जिंदगी में आगे बढ़ने का समय आया तो हमने ठाना कि हम किसी भी तरह इस जो मेरे सीखे हुए लेसन्स हैं पानी के नीचे के, इनको जमीन पे प्लांट करेंगे। तो जब हमारे रिजॉर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, हम नॉर्मल एक रिजॉर्ट बनाना चाह रहे थे 8 कमरे का, लेकिन कहीं से ऐसे ही जैसे आज जूम मीटिंग पे हम सब मिल के एक दूसरे के साथ ज्ञान बांट रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने जमाना बदल दिया है। मुझे भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से टू बी स्पेसिफिक, एक रिसाइकल्ड बॉटल कंस्ट्रक्शन का एक वीडियो मिला। बिल्कुल साइंटिफिक वीडियो नहीं था, अफ्रीका के किसी गांव में किसी ने एक दीवार बनाई थी और उन्होंने अपना एक वीडियो डाला था। तो ये वीडियो मैंने और मेरे पार्टनर ने रिजॉर्ट पे देखा और हमने कहा कि अगर ये अफ्रीका में यूज हो रहा है तो क्यों ना हम इसे अंडमान में भी यूज करें। अंडमान में रिजॉर्ट शुरू करने से पहले हमने नोटिस किया कि प्लास्टिक बॉटल, सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल सेल्स बहुत ज्यादा थी। और क्योंकि अंडमान निकोबार में 500 टापू हैं और मेरा रिजॉर्ट एक हैवलॉक आइलैंड नाम के एक टापू पे है, उस टापू पे कोई रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है। तो जब हमने पता किया कि ये सारी बॉटल्स जो बिक रही हैं ये कहाँ जा रही हैं, क्योंकि डाइविंग तो मैं कर रहा हूँ, मुझे समुद्र में उतनी बॉटल्स फ्लोट होती हुई नहीं दिख रही थी, तो मैं समझ गया था ये कहीं ना कहीं टापू पे ही डाली जा रही हैं। तो हमने जाके जब हैवलॉक आइलैंड का रिसाइकल डेपो, सो कॉल्ड डेपो देखा, तो बेसिकली एक पहाड़ था जहां पे सालों से इस टापू की सारा कचरा, प्लास्टिक हो या अन्य प्रकार का, वो सारा यहाँ पे ढेर किया जा रहा था। तो ये मेरे और मेरे पार्टनर के लिए बड़ी खुशी की न्यूज थी, क्योंकि जो प्लास्टिक बॉटल्स की हमें जरूरत थी वो कंस्ट्रक्शन ट्राई करने के लिए, वो आइलैंड पे ऑलरेडी जमा हो रखी थी और किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था। तो जब हमने जाके कचड़े ढेर पे बोला कि यार ये बोतलें हम यहाँ से उठा के अपनी प्रॉपर्टी पे गिराना चाहते हैं, तो लोग बहुत ही उत्सुक थे और बहुत खुश थे। उन्होंने सामने से हमें गाड़ी भी प्रोवाइड कर दी कि हाँ भैया ये ढेर तो बढ़ता ही जा रहा है, आप पहले आदमी मिले हैं हमें इतने साल में जो कह रहे हैं कि मैं प्लास्टिक ढेर से उठा के अपनी जमीन पर डालना चाहता हूँ। तो ऐसे करके ट्रक ट्रक भर के प्लास्टिक की बॉटल्स आई। क्योंकि सिविल इंजीनियर नहीं हूं मैं या मेरे पार्टनर, तो हमने 1 स्क्वायर मीटर की पहली दीवार बनाई जिसमें हमने कचरा भरा। मैं अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगा इस छोटे से डिस्कशन के बाद आपको। तो हमने प्लास्टिक की बॉटल जिनमें ढक्कन होना जरूरी है, उनको खोल के अंदर बालू, मिट्टी और बाकी छोटे प्लास्टिक के रैपर्स, वेफर्स, कटे हुए टूथब्रश, एनी सिंगल यूज प्लास्टिक को उन बॉटल्स के अंदर भरा। जो खाली जगहें हैं उनको मिट्टी और बालू से पैक कर दिया, ताकि अब ये बॉटल का जो रिजिडिटी है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो एक ईंट से ज्यादा है। क्योंकि अगर आप एक ईंट को उठा के मेरी हाइट से गिराएंगे तो ईंट टूट जाएगी, लेकिन एक रिजिड प्लास्टिक की बॉटल को ढक्कन लगा के आप कितनी भी हाइट से गिराएंगे वो नहीं टूटेगी। नंबर 2, हमने क्या रियलाइज किया ये प्लास्टिक बॉटल्स पैक करने के टाइम की, आइलैंड पे, हैवलॉक आइलैंड, अंडमान जैसी ट्रॉपिकल जंगल्स में बारिश बहुत ज्यादा होती है और पानी का भेज भी हवा में बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है। इन चीजों का भी कंस्ट्रक्शन पे काफी फर्क पड़ता है, लेकिन प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो डायरेक्टली बोला जाए, हमें ये 1 स्क्वायर मीटर की दीवार बना के रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली ईंट की दीवार से ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा वाटरप्रूफ है। और ये सब मैं सच बोलूंगा कि ये सब हम एक्सपेरिमेंट में सीख रहे थे, कोई हमारा ऐसा जीनियस आइडिया नहीं था। वो यूट्यूब के वीडियो से हम आगे बढ़ते गए। ये एक दीवार बना के मैं और मेरे पार्टनर उस पर बैठे, उस पर कूदे, लिटरली उस दीवार पे हम कूदे क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतनी मजबूत है।
उस दीवार के आसपास हमारे कुछ यंगस्टर दोस्तों ने मिलकर पार्टी भी करी और हर प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया कि भाई अगर ये टूट जाए तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रोक देना चाहिए इससे पहले कि हम पूरा रिजॉर्ट बनाए। लेकिन वो दीवार नहीं हिली, तो हमें पता चल गया कि आइडिया सक्सेसफुल है। प्लस बॉटल्स की लेंथ ईंट जितनी ही होती है, तो आप इमेजिन करिए कि अगर मैं बॉटल्स को रखूं और सीमेंट का लेप लगाते जाऊं, जैसे कि एक नॉर्मल दीवार में ईंट रखी जाती है और सीमेंट का लेप लगाया जाता है, तो उसकी स्ट्रक्चरल वेट यानी कि लोड बेरिंग एबिलिटी क्षमता बराबर नहीं रहती, लेकिन एक नॉर्मल ईंट की दीवार से ज्यादा रहती है, जिसका कारण मैं ऑलरेडी 1 मिनट पहले आपको समझा चुका हूं। तो इस प्रकार से सारे सेफ्टी टेस्ट और एनालिसिस और एक छोटी सी यूट्यूब की इंस्पिरेशन और हैवलॉक पे अवेलेबल प्लास्टिक के पहाड़ के साथ हमने इस आउटबैक रिजॉर्ट का निर्माण किया। अब मैं आपको फिर से एक छोटा सा रिजॉर्ट की कुछ क्लिप्स दिखाता हूं और रिजॉर्ट के बारे में बता के अपना टॉक यहीं पे मैं खत्म करूंगा। 1 सेकेंड। ये एक छोटा सा एंट्रेंस का क्लिप है, मैं बीच में कहीं कहीं पे पॉज करूंगा। तो ये जो पाथ अभी आप देख रहे हैं नीचे, ये पाथ में भी बजरी है। जब रिजॉर्ट हमने खोला तो सॉल्ट वाटर जहां लिखा है वो दीवार में कोई भी ईंट नहीं है, नीचे प्लास्टिक की बोतलें हैं और ऊपर कांच की डिजाइन के लिए। और जब हमने ये शुरुआत करी 2017 में, तो इस फुटपाथ में भी हमने रिसाइकल्ड रबर के टायर, यानी आइलैंड पे जो टैक्सी चलती है उनके टायर हर गाड़ी के बदले जाते हैं, बट क्योंकि कोई रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है तो ये टायर भी वहीं उसी ढेर में फेंके जा रहे थे। तो हमारे पार्टनर का आइडिया था कि जब ये बोतलों का काम हो ही रहा है तो क्यों ना फुटपाथ भी हम इन टायर्स के साथ बनाएं। तो एक्चुअली इस बजरी या पत्थर जो आपको दिख रहे हैं, इनके नीचे रिसाइकल्ड टायर्स भरे हुए हैं। ये टायर हमने 1.5 साल रखे बिना पत्थर के, लेकिन एक दिक्कत जो हमें आ रही थी वो थी डिजाइन की, कि है तो आफ्टर ऑल रिजॉर्ट जहां लोग कंफर्ट और छुट्टी मनाने आ रहे हैं, और बारिश के समय वो टायर्स के गैप्स में बहुत ज्यादा पानी भर रहा था, जो कुछ लोगों को उतना पसंद नहीं आया। तो टायर हटाने की जगह हमने सोचा कि ये जब ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है रिसाइकल रबर, क्यों ना इसको हम ऊपर स्टोन से कवर कर दें। तो इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी पे 5 लाख प्लास्टिक की बोतलें और करीब करीब 200 kg आइलैंड से ही इकट्ठा किया हुआ रिसाइकल रबर है। ये हमारा एंट्रेंस है। अब बाईं तरफ हल्का हल्का शेप देख पाएंगे किचन की दीवार का, वो सारी बॉटल्स हैं। ये हमारी पहली टीम थी और ये हमारा जो पूरा लाइटिंग स्ट्रक्चर और ऊपर जो छत आप देख रहे हैं, ये भी अंडमान की पत्तियों से बना गया है, ना कि प्लास्टिक के टिन शेड्स और उनके द्वारा। इनफैक्ट ये पिक्चर हमारे पहले कस्टमर्स की है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं और मेरे पार्टनर जो इस फोटो में सफेद में दूसरे कोने में खड़े हैं, हम श्योर नहीं थे कि ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होएगा कि नहीं होएगा। हमें ये भी नहीं पता था कि लोगों को इस लेवल का डिजाइन और स्ट्रक्चर पसंद आएगा नहीं आएगा, बट हिम्मत से आगे बढ़ चुके थे कि देखी जाएगी, किसी को नहीं पसंद आया तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन ये हमारे पहले कस्टमर जब प्रॉपर्टी पे आए, मुझे आज भी याद है, ये काफी घूमे फिरे लोग थे, बहुत अच्छी बॉम्बे की एक फैमिली थी और अब्रॉड हर जगह जा चुके हैं। इन्होंने हमें जब कहा कि ऐसी वाइब और ऐसी जगह हमने कहीं नहीं देखी है, ना भारत में ना फॉरेन में, तो उस दिन मुझे और मेरे पार्टनर अखिल को ये समझ में आ गया कि हम सही रास्ते पे हैं और हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको रूम की भी एक खासियत दिखा देता हूँ। सॉरी फॉर दिस मैसेज। तो आप देखेंगे कि छोटे एलिमेंट्स में ये लकड़ी के जो फट्टे हैं, ये भी आइलैंड पे फेंके गए थे, जिनसे हमने अपना साइनेज बनाया। तो हमने रिसाइकलिंग की जो सीखी थी, उसको हमने हर छोटी से छोटी चीज में प्लांट करने की कोशिश करी है। ये आप देख सकते हैं कि एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट में रिसाइकल करके लोग सोचते हैं कि मेरा बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा, बट टच वुड, विद गुड विशेस वी हैव सो फार बीन एबल टू डू अ वेरी गुड जॉब। ये मेरा फेवरेट टेबल और फेवरेट व्यू है, तो मैंने इसलिए इसकी फोटो यहाँ पे डाल दी है। कमिंग बैक, या सो मैं स्लाइड शो के द्वारा आपको कुछ इस ग्रुप में फोटोज और भेजूंगा रिजॉर्ट की, क्योंकि अब 4 साल से हमारा रिजॉर्ट एक्टिव है, तो सारी फोटोज दिखाना
मुमकिन नहीं था। बट हमारे हर कमरे के अंदर अगर आप गूगल करेंगे आउटबैक रिजॉर्ट मेक माई ट्रिप पे या ट्रिप एडवाइजर पे या कहीं पे भी, आपको दिखेगा कि हमारे हर कमरे के अंदर भी रिसाइकल्ड बॉटल्स की एक दीवार छोड़ी गई है। तो जब आदमी इंसान कमरे के अंदर आता है, उसको बाहर का इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन अपने रूम के अंदर तक पता चलता है। और अगर आप 3 दिन की वेकेशन में हमारे पास रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी अम्यूनिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया। हम लोगों को बढ़िया नाश्ता, एसी, गीजर, हमारे कुएं से पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरकॉम, वाईफाई सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो रिसाइकल्ड एलिमेंट है वो कंस्ट्रक्शन से लेके रूम के इंटीरियर तक हर जगह कंटिन्यू होता है। सो ओवरऑल फिलहाल जैसा मैम पहले बता रही थी कि मेरी उम्र अभी ज्यादा या कम तो नहीं कहूंगा, मैं कंटिन्यूअसली लगा हुआ हूँ। 22 की उम्र से आज मेरी उम्र 32 है। तो इन 10 साल में मैंने स्कूबा डाइविंग की इंस्ट्रक्टर रेटिंग हासिल करी। उसके बाद ये रिजॉर्ट की शुरुआत करी, और 2020 में क्योंकि टूरिज्म से जुड़ी हुई हर चीज पे रोक लग गई, जिसमें किसी की गलती नहीं है, ये सबके साथ हुआ, तो मेरे को बड़े समय से टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट था। ये जूम और ऐसी एप्लीकेशंस यूज करके कि कैसे लोगों की जिंदगी हम सरल बना रहे हैं। तो मैंने 2020 में एस्ट्राटेक्स नाम की एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरुआत करी, और ये फिलहाल वेबसाइट और एप्लीकेशंस बनाती है। लेकिन मेरे पिछले 10 साल में सीखे हुए पानी के नीचे के लेसन, रिजॉर्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम इको फ्रेंडली लेसन्स, इन सारे लेसन्स को मैं अपने टेक्नोलॉजी वेंचर में भी आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि हम जो भी सोल्यूशन डिजाइन करें मेरी किसी भी कंपनी के अंडर, वो मेरा ओरिजिनल जो प्यार है कोरल रीफ के साथ और पानी के नीचे देखी हुई दुनिया के साथ, तो मैं अपनी जिंदगी में जमीन पे जो भी काम करूं, आई वांट टू बी श्योर कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही कोरल रीफ तक पहुंचे। और मैं कोई भी ऐसा काम जिंदगी में जमीन के ऊपर ना करूं जिससे कि जो मैंने पानी में अपने 20s में एक बहुत कम उम्र में देखा, मैं जब रात को सोने जाऊं, मेरे मन में ये गारंटी हो या निश्चिंतता हो कि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे कि मेरे वो ओरिजिनल प्यार और ओरिजिनल इंस्पिरेशन को ठेस पहुंच रही है या चोट पहुंच रही है। तो आप सभी बहुत ही पहुंचे हुए हस्तियां हैं और बहुत ही ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज बताइए। रेखा, आप अनम्यूट हो जाइए। रेखा, अनम्यूट करिए। वाव, जो फोटोज आपने दिखाए समुद्र के नीचे के, गजब। मतलब ये देखने में भी इतने सुंदर, और आपने तो एक्सपीरियंस किया है तो ऑब्वियस आपको कितना अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विचारों को सुनने के बाद आई एम वेरी मच श्योर कि जो भी युवा आपकी राह पर चलेंगे वे जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। थैंक कुछ यू मैम। छात्रों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जी वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। सविता जी कोठारी ने पूछा है कि डज सीमेंट बाइंड्स प्लास्टिक? जी, cement structure around a plastic with a certain amount of putty does bind plastic। और वेट लोडिंग ऐसे होती है कि सीमेंट हल्का सा कंप्रेसिबल होता है, तो जैसे जैसे इस पे वेट पड़ता जाता है, जो सीमेंट के स्ट्रक्चर में डेंट्स आते हैं वेट बेयरिंग के, वही उसकी ग्रिप बन जाती है। सो क्वेश्चन आपका बहुत सही है। हमने भी ये सवाल पूछा था कि जब हम बॉटल्स बनाएंगे, अगर मैं पूरे दम से उसको सीमेंट से खींचूं बाहर, अगर कोई भी फ्रिक्शन उस बॉटल के आसपास नहीं होगा तो वो पूरी की पूरी बॉटल स्लाइड आउट हो जानी चाहिए। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि सही बालू और सीमेंट की मात्रा से अगर ये यूज किया जाए तो कांच की बॉटल का सरफेस भी बाहर नहीं आता है, एकदम बराबर वेट सपोर्ट करता है। यानी जो कंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको दिखाया, वो पूरा अगर कांच की बॉटल का भी बनाया जाए तो फिजिक्स ये कहती है कि बिकॉज ऑफ द परफेक्ट शेप ऐसा है, कनेक्शन का लोड बराबर आपका। हाँ, कुछ Am आवाज गई है अभी। हाँ, सॉरी, सो आई वाज सेइंग कि इसका स्फेरिकल शेप ऐसा है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बराबर होता है, और ये फिजिक्स है। जैसे कि आप एक अंडा लीजिए और कहते हैं ना कि अगर अंडे को परफेक्टली प्लेस किया जाए तो आदमी का वजन वो बेयर कर सकता है। आई डोंट नो आपने एग्जांपल सुना है नहीं सुना है, बट इट इज ट्रू कि एक एग को परफेक्टली प्लेस किया जाए और उस पर एक इंसान का वजन डाला जाए तो एक एग का शेप सारा लोड हैंडल कर सकता है। सेम अप्लाइज
to this construction. एक चीज मैं और कहना चाहूंगा रेखा मैम, बिफोर यू कंटिन्यू, जो मैं टॉक में बताना भूल गया, क्योंकि आपने अंडर वाटर वीडियो की तारीफ करी। इसकी मिनिमम एज 8 होती है। अगर आप लोग कभी अंडमान आए, ऑब्वियसली मेरी इच्छा है कि आप प्लीज आउटबैक आके रुकें। अगर आप कहीं और भी रह रहे हैं तो हमारे पास आके जरूर एक नाश्ता खाएं। लेकिन स्कूबा डाइविंग की मिनिमम एज 8 है, अपर लिमिट कोई नहीं होती। अगर आपको किसी भी प्रकार की अस्थमा या डायबिटिक या साइनस प्रॉब्लम है तो खाली आपको एक डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है जो ये कहता है कि आप डाइविंग कर सकते हैं। रही बात स्विमिंग की, तो आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि जिस टापू पे ये रिजॉर्ट बना है और जो नौकरी में करता हूँ, नॉन स्विमर जिनको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती है, यहाँ तक कि जिनको अपना पैर पानी में डालने से डर लगता है, मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि मेरी माताश्री उनमें से एक है, उनको स्विमिंग नहीं आती है बहुत अच्छी, लेकिन मैं उनको पूरी एक डाइव पे ले जा चुका हूं। और आप में से अगर कोई भी मेरे साथ डाइव पे आएगा तो मैं आपको उसी देखभाल से और ध्यान से पानी में ले जाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस रखिए और जरूर आके डाइव ट्राई करिए, बिकॉज हम आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको खाली सांस लेनी है, और जो मैंने वीडियो दिखाई वो आप खुद भी अपनी जिंदगी में एक बार देख सकते हैं, और साइड बाय साइड आउटबैक पे नाश्ता भी खा सकते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि आपने जो ग्लेशियर्स के पास जो डाइविंग की, वो हम सबको पता है कि कितना डेंजरस होता है, बट उस समय आपके मन की स्थिति क्या थी? आपने क्या सोच के ये स्टेप लिया कि मुझे यहाँ डाइविंग करनी है? अच्छा मैम, मतलब आप बैरन आइलैंड, आई थिंक आप ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। हाँ, ज्वालामुखी, हाँ वही। मैम, ये हैवलॉक आइलैंड से 100 किलोमीटर दूर एक इकलौता इंडिया साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है, बैरन आइलैंड। आप गूगल कर सकते हैं। 3 साल से हम वहाँ डाइविंग कर रहे थे, और एक कम उम्र में ये स्टार्ट करने का इनिशियल डिसएडवांटेज ये था कि पता नहीं था कि किस प्रकार के लोग इस इंडस्ट्री में मिलेंगे, क्योंकि जो एडवाइस मिलती थी वो यही मिलती थी कि लॉयर बनोगे तो इस प्रकार के लोग मिलेंगे, डॉक्टर बनोगे तो इस प्रकार के, जर्नलिस्ट। एक उस उम्र में कॉलेज में आपको बहुत क्लियर आइडिया दे दिया जाता है कि किस इंडस्ट्री का क्या इंटेलेक्चुअल टैलेंट है एंड किस पूल ऑफ पीपल के साथ आपका उठना बैठना होगा। डाइविंग में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं किस दुनिया में घुस रहा हूं। जब मैं इसमें घुसा तो मुझे कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला जो एक्स IIT, एक्स गूगल, फॉरेन में 15 साल 20 साल फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह काम करके अंडमान में डाइविंग सेंटर चला रहे थे, जिनके साथ मैंने काम शुरू किया। तो इनसे जब मैंने बात करी तो मेरे को पता चला कि इस इंडस्ट्री में भी बहुत से चैलेंजेस और अचीवमेंट्स हैं, जिनमें से कि एक है ऐसे वोल्केनो या ज्वालामुखी के आसपास डाइव करना। अब ज्वालामुखी के पास डाइव करना मैम उतना जोखिम भरा नहीं होता है, क्योंकि है तो एक्टिव, लेकिन हम पूरी रिसर्च, डेटा, वेदर पैटर्न्स के बाद ऐसी डाइव को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूं कि मन में तो घबराहट हुई थी पहली बार जब मैं इस ज्वालामुखी में बोट से, बैकरोल होता है कि जब हम पूरा स्कूबा की टंकी वगैरह पहन के पानी में उल्टा गिरते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे जाते हैं। तो अंडमान में मैं जहां भी डाइव करता था वहां 30 से 40 मीटर गहराई होती है मैक्सिमम, और घबराइए मत, आप आएंगे तो आपको हम 5-6 मीटर ही ले जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। बट हम 30-40 मीटर पे जब डाइव करते हैं तो जमीन दिखती है नीचे, और वो मानसिक रूप से बहुत कंफर्टेबल फील होता है कि ठीक है, नीचे कुछ है, ये पानी का ऊपर सरफेस है और ये नीचे है, और मैं बीच में डाइव करके सुंदर जीव जंतु देख रहा हूं। बैरन आइलैंड का जो बॉटम है वो 1.2 किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर नीचे वो जमीन आती है। तो जब मैं पहली बार बैरन पे बैकरोल यानी पानी में मैंने डुबकी मारी अपना सामान पहन के और नीचे देखा, तो मुझे खाली काला अंधेरा दिखाई दिया, और मैं बड़ा पैनिक से ऊपर आया और अपने जो मेरे सीनियर थे उस टाइम पे उनको मैंने बोला कि मेरे को लगता है हम गलत जगह आ गए हैं डाइव करने। तो सबने बोट पे खड़े होकर मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? मैंने कहा यार, हमेशा पिछले 2 साल से जहां भी डाइव कर रहे हैं नीचे कुछ ना कुछ दिखता है, यहाँ मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये एक सीरियस डाइव है जिसका बॉटम 1.2 किलोमीटर है, और ये आइलैंड का शेप होता है जैसे जैसे ज्वालामुखी का लावा पानी में जाता है वो बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिनोज यानी पौष्टिक पदार्थ
पैदा करता है, जिनकी वजह से कोरल रीफ और ज्यादा उत्पन्न होती है। और क्योंकि ज्यादा कोरल रीफ आती है तो जो फिश लाइफ है, जो फिश लाइफ, मूविंग फिश लाइफ होती है, चाहे बड़ी फिश होगी या छोटी, इनको छुपने के लिए, खाने के लिए, हंटिंग, फीडिंग, मेटिंग, ब्रीडिंग, हर चीज के लिए कोरल की जरूरत पड़ती है। तो वोल्केनो जो एक डिस्ट्रक्टिव चीज समझा जाता है, उसी चीज के ज्वाला से ये न्यूट्रिनोज पैदा हो रहे हैं, जिनकी वजह से ये कोरल रीफ पैदा हो रही है, जिनकी वजह से दुनिया की बड़ी से बड़ी मछली जो आपको कहीं नहीं देखने मिलेगी, वो एक सिंपल सी डाइव पे आपको यहाँ पे दिखने मिल जाती है। तो रेखा मैम, आई होप आपका जवाब मैंने दिया कि घबराहट हुई थी, बट सीखने भी बहुत कुछ मिला, तो बैलेंस हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमारे साथ शेयर करी। आज आपने जो आपके अनुभव हमारे साथ शेयर किए, उससे उपस्थित सभी में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। यह जानने को मिला है कि सपनों की उड़ान को अपने हौसलों से कैसे साकार किया जा सकता है। आपकी प्रेरणादायक सोच के साथ न केवल हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, बल्कि पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। पर्यावरण स्वच्छ होगा तो परिवार स्वच्छ होगा। काफी जनों ने लिखा है कि हम कोलकाता में भी ये बनाना चाहते हैं, और ऐसे तो हम वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, कैसे? तो आप अपना नंबर अगर दे देंगे तो अच्छा रहेगा सर। जी बिल्कुल, मैं जो भी काम करता हूँ, मैंने खुद की एक वेबसाइट बनाई है, वो मैं मैसेजिंग में लिख दे रहा हूँ, और साइड बाय साइड मेरा एक ईमेल एड्रेस है, वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और मेरा एक प्राइमरी नंबर मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ। जी, ये एक सेकेंड जी, मैंने एवरीवन को मैसेज कर दिया है। पहला जो मैसेज है वो मेरी वेबसाइट है। अगर आप जानना चाहें मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, इंग्लिश में कविताएं लिखता हूँ, कभी कभी हिंदी में भी लिखता हूँ, तो वो यहाँ पे डालता हूँ। और दूसरा मेरा ईमेल एड्रेस है, जीमेल वाला नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा, mailzora@pm.me एकदम सही स्पेलिंग है, वही मेरा ईमेल एड्रेस है। और तीसरा मेरा नंबर है। आप में से कोई भी अगर किसी भी प्रकार की मैं मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप फील फ्री, कभी भी फोन करिए, कभी भी ईमेल करिए, और अगर आपका अंडमान आने का प्लान बने तो भी आप जरूर मुझे ईमेल करिए और फोन करिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पुनः आपसे बहुत 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 आभार व धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा आपका जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट जो आपने बनाया वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और जोरावर जी, इतना प्यार से आपने आमंत्रित किया है, तो पक्का यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, बस ये कोरोना खुलते ही अंडमान आपसे मिलने आएंगे, और आपके साथ स्कूबा डाइविंग पक्का ही करेंगे, और हाँ, नाश्ता भी करेंगे। ठीक, चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सेफ एनवायरनमेंट की श्रृंखला में कुछ और हमने तो देखा ही है, लेकिन कुछ और सक्रिय लोगों से